मैं विकास एक बार हाजिर हूं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की जो अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। अभी इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब के साथ। तो आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में या हमारे सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल होता है, वर्ब क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बार सबसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने लिखा है वर्ब, क्या होता है वर्ब इंग्लिश ग्रामर में। वर्ब को देखो मैं बताता हूं, मैंने जैसे कहा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको ग्रामर को कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूं। वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, ठीक है। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। अब समझेंगे वर्ब होता क्या है। तो वर्ब जो सेंटेंस हमारा जो वर्ड है दोस्तों, इस वर्ब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, एक लैटिन लैंग्वेज होती है, पुरानी लैंग्वेज है, उसके वर्बम एक शब्द है, उसमें वर्बम शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। आगे के 4 ले लिए गए कैरेक्टर और वर्ब बनाया गया है। और इस वर्बम का जो अर्थ होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ए वर्ड, या अर्थात एक शब्द, ठीक है। तो और किस भाषा से आता है? ये लैटिन भाषा से। तो वर्ब है जो लैटिन भाषा के एक वर्बम वर्ड से लिया जाता है और इसका हिंदी उसमें इंग्लिश में अर्थ होता है ए वर्ड या एक शब्द। अर्थात जो हमारा वर्ब है या क्रिया है, यह क्या है? एक शब्द है। इंग्लिश सेंटेंस में हमारे जो सिंटैक्स पढ़ते हो या सेंटेंस अभी हम बोल रहे हैं उसको सेंटेंस में, और इस शब्द से या वर्ब से उस सेंटेंस में किसी भी कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। अर्थात जो वर्ब है वह क्या शो करता है सेंटेंस में? कोई भी एक्शन या कोई कार्य हो रहा है या उसका होना या उसका करना, यह वर्ब के द्वारा स्पष्ट होता है। जैसे मैंने एक लिखा आपके सामने, राम प्लेज क्रिकेट। तो राम क्या कर रहा है? प्लेज, खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो राम क्रिकेट खेल रहा है, अर्थात राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? वहां पे खेला जा रहा है। तो खेलना यहां पे क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गई दोस्तों। चलिए और अच्छे समझते हैं इसको हम लोग। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा समझाया है आपको। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं अच्छे से लिखकर और इंग्लिश में उसको समझेंगे वर्ब क्या होता है। चलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग यहां। चलिए समझते हैं दोस्तों। मैंने यहां लिख दिया डेफिनेशन कि वर्ब लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से निकलता है और इसका अर्थ होता है ए वर्ड, एक शब्द। कौन सा शब्द? वर्ब क्रिया से, या ऐसे लिखिए, क्रिया है, इसकी हिंदी में लिख दिया, से किसी कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो, जो शो करता है, क्या करता है? द एक्शन, जो कर रहा है, और मन अथवा स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कार्य का होना, किसी कार्य का करना या होना। ये क्या में शो करता है सेंटेंस में? वर्ब। जो वर्ब होता है वह इसको शो करता है दोस्तों। तो ये तो थी वर्ब की डेफिनेशन। अगर देखिए काम का करना है होना क्या होता है, मैं एक आपको बताता हूं। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहां समझना। पहला मैंने लिखा, राम वेंट टू कानपुर, ठीक है। तो यहां पे राम के द्वारा क्या एक्शन किया गया है कि राम गया कानपुर, ठीक। तो यहां पे कार्य का करना हो दिखाया जा रहा है। अब जैसे मैंने एक लिख दिया, राम इज इन द कानपुर। राम कहां है? इज। अब मैंने इज लगाया यहां पे। देखिए इज भी एक वर्ब होती है, मैं जब इसको क्लासिफिकेशन करूंगा तो समझ में आएगा आपको। अब इसमें क्या है? अब इसमें कार्य का करना नहीं दिखा रहे हैं, कार्य का होना दिखा रहे हैं। क्या कि राम इज इन कानपुर, राम कानपुर में है। लेकिन दोनों ही वर्ब हैं। अंतर क्या है? ये आपकी एक्शन वर्ब हो जाती है और आपकी ये स्टेट ऑफ बीइंग, या जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा, वह हो जाती है। तो वर्ब क्या होता है? जो हमें वाक्य में, हमारे सेंटेंस में किसी कार्य को करने या होने को स्पष्ट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ब क्या होता है? दैट शो द एक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वो वर्ब के द्वारा ही शो होता है। चलिए दोस्तों कुछ और समझते हैं वर्ब में।
अगर अभी तो हमने समझ लिया वर्ब क्या होता है, हमने समझ लिया कि वर्ब के बिना, और एक चीज और दोस्तों कि इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा होता है। जैसे मैं यहां लिख दे सी और यहां लिख दिया फुटबॉल, कुछ मतलब निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है, सेंस। सी माने हुआ इधर फुटबॉल, जब तक कोई वर्ब नहीं लगाए गए, जैसे सी प्लेज फुटबॉल, सी थ्रो फुटबॉल, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ब इज ए हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता हमारी कोई भी क्रिया के द्वारा। अब हम लोग अगर पढ़ें दोस्तों टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं कहीं अगर आप किताब देखोगे तो वहां पे बुकों में कई जगह 6 प्रकार दे दिए हैं। शुरू हो गए वो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी या एक्शन वर्ब्स। ठीक है, और फिर नीचे जाके उनमें उन्होंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को भी अलग कर दिया है। ऐसा नहीं है, अगर आप सही बेस समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको कि जो वर्ब होती है हमारी मेनली 2 प्रकार में कैटेगरीज होती है आपकी। नंबर 1 होता है आपका मेन वर्ब, इसी को हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं दोस्तों। और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ड का अर्थ क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब जो किसी कार्य को आपको करने में वो सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो इसीलिए जब सहायता प्रदान कर रहे हैं तो इन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब ये हो गया और हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और आपका दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, मैं उसका भी एग्जांपल समझाऊंगा आपको। तो कितने प्रकार में मैंने बांटा है वर्ब को? 2 प्रकार में, एक मेन वर्ब या जिसे एक्शन वर्ब कहते हैं, और एक ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप लिख लीजिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों चीजें भी आगे फिर से 2 भागों में बट जाती हैं। जो मेन वर्ब होता है आपका, उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक और इसे कहते हैं आकर्मक। ठीक है, अभी मैं इनको समझाऊंगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती हैं दोस्तों, ये भी मेनली 2 ही भागों में बढ़ती है, लेकिन कभी कभी एक लिंकिंग वर्ब करके भी कई किताबों में देखने को मिला है। होती तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन उनका प्रयोग एक लिंक की तरह हो जाता है, तो हम उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो अभी आप इसको 2 समझिए, लिंकिंग वर्ब को मैं अच्छे से आराम से अलग से समझा दूंगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी 2 भागों में टूटती है। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी तो कई पढ़ी होंगी आप लोगों ने, कैन, कोड, में, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, लगभग 27 प्रकार की होती हैं, उनसे भी ज्यादा हो जाती हैं। तो दोस्तों ये है वर्ब। वर्ब 2 प्रकार से बांटी मैंने, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया कि मेन वर्ब भी आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। और इधर अगर हम लोग आएंगे तो एक प्राइमरी हो जाती है और दूसरी हो जाती है मॉडल। आप लिखने को यहाँ 3 भाग करके लिंकिंग वर्ब को भी समझा सकते हैं, मैं समझा दूंगा। तो ये होते हैं 4 प्रकार, 2 इधर 2 इधर। अब इनको हम अच्छे से समझेंगे इन चारों को कि किसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, कब वर्ब इंट्रांजिटिव फॉर्म में आ जाती है, कब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, कब इसे मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग सुन सकते हैं। वर्ब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेंटेंस में वो वर्ड होते हैं जो उसमें होने वाले किसी काम को दर्शाते हैं और उसको होने को दिखाते हैं, करते हैं और दिखाते हैं। वर्ब 2 प्रकार से बांटते हैं हम लोग, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक चीज और मैं समझा दे रहा हूं। जिन लोगों को सिंटैक्स जिन्होंने पढ़े होंगे उसमें आपने देखा हो एक SVA आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ब उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलती है। एक एग्रीमेंट होता है सिंटैक्स या सेंटेक्स में, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो मैं टेंस जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। क्या एग्रीमेंट होता है कि जो वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। अगर वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। किसके अकॉर्डिंग होती है? नंबर और पर्सन के अनुसार। ठीक, वो मैं बता दूंगा जब आपको सिंटैक्स पढ़ाऊंगा।
तो दोस्तों देखना, अभी मैं इसका 2 उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। राम इज गोइंग टू आगरा लिख लीजिए अब की बार। फिर देख लीजिए, राम वेंट टू आगरा और राम इज इन द आगरा। अब देखिए दोस्तों कि पहले सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब भी है गो, और उसके साथ मैंने ऑक्सिलरी वर्ब इज भी लगाई है, अर्थात मेरा सेंटेंस दोनों वर्ब के द्वारा ही प्रयोग होकर बन रहा है। दूसरे में आया मैंने केवल सेकंड फॉर्म ऑफ गो लगाया है, वेंट पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से, और इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, अर्थात हमारा सेंटेंस मेन वर्ब के साथ भी बन सकता है। और तीसरा मैंने लगाया है कि राम इज इन द आगरा, तो मैंने अब कोई मेन वर्ब लाया ही नहीं, इसमें एक्शन कोई कार्य नहीं हो रहा, कार्य के होने को दिखाया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है यहाँ पर। तो राम कहाँ है? आगरा में। तो हमारे सेंटेंस तीनों प्रकार से बन सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, एक जहाज है, प्लेन है, कभी उसमें 2 इंजन है, जैसे राफेल मैंने पढ़ाया था 2 इंजन वाला था, एक वाला है, और ये अलग अलग है। ऐसे भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे वर्ब। कौन सी वर्ब? जो सबसे पहले मैंने बताया मेन वर्ब। मेन वर्ब्स, या जिसे हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और एक्शन वर्ब मैंने बताई 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं एक्शन वर्ब की, और फिर हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है कि एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स, एक्शन वर्ब्स वह वर्ड्स या शब्द होते हैं डेट एक्सप्रेस द एक्शन, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्शन। कौन सा एक्शन? उसमें कार्य में हो रहा है, जैसे गिव, ईट, सिंग, वॉक, प्ले, क्राई, बीप, लाफ, जो भी हम लोग, देखो एक्शन किसे कहते हैं? कार्य, ठीक है। अगर आप लोग फिजिक्स में जाएंगे तो वही चीज जिसमें हमारी कोई भी ऊर्जा लगती है, एनर्जी वेस्ट होती है, उसे हम कार्य कहते हैं। और इनमें करने में सब में एनर्जी लगती है, आपको पता है, चाहे कुछ दे रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जो भी कुछ है वह सब होती हैं आपकी मेन वर्ब्स, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्शन वर्ब, 2 प्रकार की एक्शन वर्ब्स होती है, मैंने भी बताया था पीछे। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो समझेंगे हम सबसे पहले ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव वर्ब, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है, अगर हम पहले हिंदी में समझेंगे, सा माने सहित, कर्मक माने कर्म के साथ, साधन कर्मक, साधन कर्म आप करके अलग कर सकते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट सहित वाक्य होता है पूरा, या जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा उपस्थित होता है, हमारा कर्म होता है, तो उसे कहते हैं सकर्मक, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैंने का एग्जाम्पल लिखा, राम हिट्स ए बॉल। राम ने हिट की, कि किसको हिट किया? बॉल को। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट या सकर्मक। अर्थात अब यहां पे हिट्स हमारी क्या होगी? जो ये मेन वर्ब थी, ये बन गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है अब यहां पर। ये क्यों? क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट है। अब हम थोड़ा सा और समझेंगे दोस्तों, फिर मैं इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिख दूंगा, आज जो किताबों वाली डेफिनेशन होती है। देखिए ट्रांजिटिव, अगर बाइट हम लोग फिजिक्स से लिखाएं, ट्रांजिशन उठाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मीन होता है पासिंग ओवर, अर्थात जो भी वर्ब में एक्शन है, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, वो हमारे सब्जेक्ट तक केवल सीमित ना रहकर वो पास हो जाता है, पासिंग ओवर हो जाता है, किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अर्थात समझिए, राम ने हिट किया, अगर ये ना होता तो राम हिट्स करके हम छोड़ देते। किसको हिट किया? पास हो गया उसका एक्शन, एक बॉल को हिट किया। अर्थात जो भी हमारा एक्शन है वो पासिंग ओवर होता है, किसके ऊपर हो जाता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। वह वर्ब आपकी बन जाती है ट्रांजिटिव वर्ब, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं सकर्मक, जिसके साथ कर्म है या उसका ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग पहचानते कैसे दोस्तों कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? कई लोग नहीं जानते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश वीक होती है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस होता है, अगर हम उसमें एक हिंदी का एक प्रश्न करते हैं, किसको, अगर हम लोग किसको शब्द लगा दें, अंग्रेजी में व्हाट करके हम लोग अगर प्रश्न कर दें,
जैसे राम हिट से बॉल, राम ने किसको हिट किया, जैसे ही आप किसको कहोगे आपको तुरंत उसका उत्तर मिल जाए बॉल को। अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो सामने आ जाएगा। ठीक, जैसे मैं कहूं कि कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, जैसे आई विल बाई ए केक, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपको, आई विल बाई ए केक ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को मैं एक केक लाऊंगा। मैंने कोई भी उदाहरण दिया, तो अब आप इसमें किसको लगा दीजिए, किसको लाऊंगा, केक को लाऊंगा, अर्थात हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो वाई हो गई खरीदना, यह आपकी बन गई ट्रांजिटिव वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव हो गया, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है, ये कर्म के साथ है। तो चलिए इसको थोड़ा मैं डेफिनेशन के रूप में लिखता हूं, फिर इसको अच्छे से समझता हूं हिंदी और इंग्लिश में। समझता क्या मतलब, समझाता हूं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, यानी वो सकर्मक होती हैं, अपने कर्म के साथ होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेस व्यक्त करती हैं एन एक्शन, सीधा कार्य, क्या, डायरेक्ट टू वर्ड्स, किसकी ओर कर देती हैं वो अपना सीधा, मतलब पास ओवर हो जाता है, किसको बचा है, वो पर्सन हो, प्लेस और थिंग हो जाए, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ही रिंग्स द बेल। अब हम कैसे समझेंगे, ट्रांजिटिव फॉर्म में या इंट्रांजिटिव फॉर्म में। हमने कोई ट्रिक लगाई, किसको बजाया उसने, बेल को, घंटी को, उत्तर मिल गया बेल। तो ये कैसी हो गई अब आपकी, ट्रांजिटिव। ठीक, क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट उपस्थित है। बिल्कुल सिंपल होता है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। ट्रांजिटिव का मैंने मीनिंग बताया, इसको पासिंग ओवर बोलते हैं, कि जब कोई भी एक्शन होता है वह कर्ता या सब्जेक्ट तक सीमित ना रहकर किस पे पास ओवर हो जाता है, उसके ऑब्जेक्ट पे। और यह ट्रिक है उसकी, किसको करके अगर आप पूछोगे या वाट करके पूछोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी जो दूसरी मेन वर्ब है इंट्रांजिटिव की तरफ। यहीं पर लिख दे रहा हूं काय के लिए वर्ब इंट्रांजिटिव। अब इन लग गया तो ये सकर्मक की जगह क्या होगी दोस्तों, अकर्मक। अर्थात ऐसी वर्ब, इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन को हम लोग करेंगे, द वर्ब विच डज नॉट नीड, जिसे जरूरत नहीं होती है, टू मेक एनी डज नॉट नीड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट टू मेक एनी कंप्लीट सेंस या कंप्लीट सेंटेंस। अगर उसे कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो उसे किसकी जगह जरूरत नहीं होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं हो, प्रयुक्त नहीं हो, क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बिल्कुल सिंपल। अर्थात ऐसी वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और उनका सेंस निकल भी आता है, ठीक, तो क्या कहलाती हैं वो, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए मैं इंग्लिश की डेफिनेशन हटा के दोबारा अच्छे से लिखे दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट को हम प्रयुक्त नहीं करते या उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, वह कहलाती है आपकी इंट्रांजिटिव। हिंदी में कहते हैं अकर्मक। आ माने नहीं, कर्म माने जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट। कर्म अगर आप लोग हिंदी में कारक पढ़े होगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट को कर्म ही कहते हैं, कर्ता ने कर्म को, ऐसे करके सुना होगा आपने। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन, जो भी एक्शन होता है, खेलना, गाना गाना, जो भी हुआ, वह कर्ता तक ही सीमित रहता है। अर्थात देखो, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पास ओवर होगा किस पर, यानी ऑब्जेक्ट पे ही तो पासिंग ओवर होता था, जो भी एक्शन होता था। तो जिसमें जो भी एक्शन होगा वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ए वर्ब विच डज नॉट नीड, जिसे जरूरत नहीं है एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू मेक एनी कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें आप लोग। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे श्याम स्पीक्स लाउडली। अब आपसे पूछा, बताइए कि ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि श्याम स्पीक्स लाउडली। अब वही ट्रिक अपनाई हमने, जब नहीं जानते हैं तो हमने क्या बताया था कि आप किसको करके अगर एक प्रश्न कर देंगे, तुरंत किसको बोल रहा है तेज, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है कि किसको बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसको बोल रहे हैं। अर्थात जो किसको करके हम लोग प्रश्न करेंगे तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम समझ जाएंगे राम बोल तो रहा है तेज, पर किसको बोल रहा है ये नहीं पता चल रहा है। अर्थात
जो हमारी यहाँ पे वर्ब एक्शन है वो कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। और यहाँ ध्यान देना, ये लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है, लाउडली, स्ट्रांगली, रैपिडली ऐसे करके जो बोल देते हैं, हार्डली। तो ये सेंटेंस हो गया। या हम ऐसे कहते हैं ही प्लेज, वह खेलता है, किसको खेलता है नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ही प्लेज करके खत्म हो गया, ठीक है। मैं बोल दूं विकास सिंह, विकास ने गाता है, क्या गाता है बोला ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। तो दोस्तों ये फर्क होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ जिसमें आप देखोगे कि कैसे वर्ब ट्रांजिटिव होती है और इंट्रांजिटिव। अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किताबों में तो लिख देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें वर्ब तो हमारी वही रहती है ना, स्पीक, सिंग वही रहती है, उसका एक फॉर्म अलग हो जाता है प्रयोग करने का, कि वह ट्रांजिटिवली रूप से भी प्रयोग होती है और इंट्रांजिटिवली रूप से भी प्रयोग होती है, वर्ब वही रहती है, बस उसका यूज करने का तरीका बदल जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और समझते हैं कहां पर वह ट्रांजिटिव और कहां पे इंट्रांजिटिव रूप में प्रयोग की गई। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक चार्ट थोड़ी सी बना दी है, इसमें आप देखेंगे 3 सेंटेंस है, दोनों ही प्रकार से मैंने लिखे हैं। जैसे ही स्पीक्स द ट्रुथ, अब यहाँ पे किसको को आप करिए, किसको बोलता है, ट्रुथ, सत्य को बोलता है, अर्थात मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब कैसे यूज हो रही है, ट्रांजिटिव रूप में। अब यहाँ पे आ जाइए, सीता स्पीक लाउडली, सीता किसको तेज बोल रही है, अब पता ही नहीं चलता किसको बोल रही है, तो यहाँ पर स्पीक कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। देखिए स्पीक ही है, बोलना ही वर्ब यूज हो रहा है दोनों तरफ, लेकिन बिना कर्म, बिना ऑब्जेक्ट के, वो एक तरफ इंट्रांजिटिवली होगी और एक तरफ ट्रांजिटिवली हो गई। द स्टूडेंट्स रैंग द बेल, किसको बजाया, स्टूडेंट ने, घंटी को, तो अब बेल मिल गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रैंग है, बजाना, रिंग, ये कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। द बेल रैंग लाउडली, घंटी तेज से बजी, किसको बजी, ये पता ही नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे बेल को नाउन के रूप में यूज कर लिया हमने, ठीक। तो अब लाउडली तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहां पर ये क्या होगी आपकी, इंट्रांजिटिव। ही फ्लाइज काइट्स, वह पतंग उड़ाता है, किसको उड़ाता है, काइट्स को, तो फ्लाई क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव। ए बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, किसको उड़ती है पता ही नहीं, तो इंट्रांजिटिव। तो ये थे अंतर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उम्मीद करता हूं आपको वर्ब की जो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब है, इनकी जो दोनों फॉर्म होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आई है। और अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब की जो दूसरे प्रकार होते हैं, एक तो थी मेन वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब ही तो किसी चीज में मदद करना है ना। हमने जैसे लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या है, एक्शन वर्ब, इसमें है खेलना, लेकिन हमने इज भी लगा दिया इस वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, कि राम खेल रहा है। एक इसका मैंने आप इसे कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, तो मैंने इसे दिखा दिया, इसकी मदद कर दी प्ले की, इसका सपोर्ट कर रहा है ये, तो इसका मतलब ही होता है ऑक्सिलरी का कि किसी चीज की हेल्प करना, मदद करना। तो किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की, ठीक। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपके, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब सॉरी। और मैंने क्या बताया आपको कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक प्राइमरी होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती हैं। देखिए दोस्तों, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वह आपकी 3 भागों में बांटी जाती हैं। सबसे पहले एक आता है आपका बी, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग होती है, मैंने बताया था। दूसरा होता है आपका डू, और तीसरी होती है हैव, ठीक है। अब इनके फॉर्म्स बदल जाते हैं सेंटेंस के नेचर के हिसाब से। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जहां पे हम बी करते हैं, तो इज, एम, आर, बाज और वर। आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। डू होता है आपका डज, डू और डिड, और हैव का हो जाता है आपका हैज, हैव और हैड। ये किसके अनुसार बदल जाते हैं, यह आपके नंबर यानी वचन, अगर सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने ये कहा कंटिन्यूअस सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इच का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में वाच का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, और एम आई के लिए प्रयोग होता है। ऐसे जब डू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब
कोई भी सेंटेंस नकारात्मक हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो तो डू और डज होता है आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हो जाता है, पास्ट में डिड हो जाता है। इसी प्रकार हैव क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रखना या होना। तो मेरे पास एक कार है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आई हैव ए कार। तो इसमें हैज और हैज लग जाएगा किसके लिए, सिंगुलर के लिए, हैव लग जाएगा प्लूरल के लिए, और हैड प्रयोग हो जाता है पास्ट में। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। ये तीन होती हैं जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। लिख लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे राम इज ए गुड बॉय। तो देखिए इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। राम कैसा है कि अच्छा लड़का है, मैंने बता दिया उसका अच्छा होना, तो स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इज का प्रयोग कर दिया अकॉर्डिंग आवर टेंस। अगर आपको टेंस अच्छे से आते होंगे तो ये आपको यूज करना आता है। इज एमआर का प्रयोग होता है आपका कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वाजबर होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं, पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो थोड़ा सा समझाऊंगा इनको मैं बाई एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। एलेक्स इज गोइंग टू कानपुर। एलेक्स कहां जा रहा है, कानपुर जा रहा है। मैंने यहाँ पे इज लगाया क्योंकि जा रहा है कंटिन्यूअस टेंस था, और स्टेट ऑफ बीइंग वी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे इज आ जाएगी, क्योंकि ये एलेक्स है जो आपका सिंगुलर नंबर है, ठीक। तो जब एक वचन है तो एक वचन वर्ब लगेगी इसकी। इसी प्रकार दूसरे देखिए, आई हैव सीन ए मूवी, मैंने एक मूवी देखी, ठीक। प्लीज डू, करो, सबमिट योर असाइनमेंट, तो यहाँ पे डू लगा दिया, यहाँ पर हैव आ गया, यहाँ पे इज आ गया। तो ये सब होती हैं आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। अगर आपको सेंटेंस आपको आते होंगे अच्छे से, टेंस इज एमआर का प्रयोग वाज वार, डज, डू, डिड और हैव हैड। तो देखो सीधा मैं बता रहा हूं, ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। यहां ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये पास्ट। ये होते हैं इंडेफिनिट, और कब होते हैं, जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और ये होते हैं आपके परफेक्ट में, हैज और हैव और हैड का। देखिए हैव क्या है, आपकी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो जाती है, आई हैव ए कार, ठीक, मेरे पास कार है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो जाती है। तो ये थी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। देखिए इनको ज्यादा नहीं बताना, इसलिए मैं ज्यादा इसके डीपली नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं एसवीए तो पढ़ा नहीं रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं, कहां कैसा प्रयोग होगा। मैं केवल आपको नॉलेज दे रहा हूं कि हमारी वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं अपनी मॉडल ऑक्सिलरीज को। देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, कैसी वर्ब होती हैं। ये वर्ब जो होती हैं दोस्तों, ये मेन वर्ब को असिस्ट करती हैं, और हमारे जो अंदर के भाव होते हैं, हमारी क्रियाविधि होती है, उनको व्यक्त करती हैं, अर्थात हमारे मूड्स को व्यक्त करती हैं। जैसे चूंकि वर्ब के भाव क्रियाविधि को कहते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल कहा जाता है, मूड्स को व्यक्त करने के लिए। आप इंग्लिश में डेफिनेशन हम लोग इसकी समझेंगे। A modal verb is a kind of an auxiliary verb. It assist, किसको असिस्ट करती है, मेन वर्ब को, to indicate possibility, संभावना बताने के लिए, potentiality, ability, अपनी योग्यता बताने के लिए, permission, expectation और obligation। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं आई रन, मैं दौड़ता हूं, और यही मैं कह दूं आई कैन रन, तो मुझे लग रहा है कि मैं दौड़ सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर जो कैन है दोस्तों, ये होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। मैं अगर यहाँ पे मे लगा दूंगा तो वो संभावना कर देगा, आई मे रन, मैं दौड़ सकता हूं पर कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। तो वहां पे पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो जो कैन, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, है ना, शुड, वुड, कुड या विल, शैल, ये सब होती हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। लगभग 27 मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी इंपॉर्टेंट हैं, और उनके प्रयोग भी अलग अलग हैं। मैं एग्जाम्पल में लिखे दे रहा हूं कौन कौन सी हैं। कैन हो गया, मे है, माइट है, यूज टू है ना, ऑट टू है, और मस्ट है, कई से हैं, शुड है, वुड है, कुड है। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी मॉडल ऑक्सिलरी, जो हमारे वाक्य में हमारे जो काम कर रहे हैं उसकी संभावना, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता बताने के लिए आती हैं। जैसे मैं कहूँ आपको एक लेटर लिखना है, जैसे
और मैं ये कहूँ तुम्हें एक लेटर लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये एक प्रकार की सलाह भी हो गई, कहीं कहीं कंपल्सन भी हो जाता है। जैसे अगर मैं इसमें शुड का प्रयोग कर दूं, यू शुड टू राइट अ लेटर, तो मैं सलाह दे रहा हूं, एडवाइस, सजेशन कर रहा हूं। और ये अगर मैं मस्ट लगा दूं, यू मस्ट टू राइट अ लेटर, तो वहां क्या हो जाएगा, मजबूरी हो गई आपको करना है यहाँ पर। तो ये चीज बताती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज, ये वर्ब होती है हमारी दोस्तों, और ये पर्सन और नंबर के साथ नहीं बदलती, ही के साथ भी कैन लगेगा, यू के साथ भी कैन लगेगा, ठीक है, वी के साथ भी कैन लगेगा, वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। तो ये नंबर के साथ या अपने पर्सन के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए ना मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। और इनको पढ़ाने के लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके कैसे और कहाँ प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपनी वर्ब को समझा कि हमारी वर्ब होती है सेंटेंस में जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि वहां क्या काम हो रहा है या किया जा रहा है, वह होती है वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में टूट जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी प्राइमरी और ऑक्सिलरीज वर्ब में टूट जाती है। अच्छा, मैंने एक बीच में और वर्ड बोला था, लिंकिंग वर्ब। क्या होता है लिंकिंग वर्ब? आप कहोगे बताया ही नहीं, फिर छोड़ दिया, तो इसको भी समझते हैं। डेफिनेशन लिखूंगा मैं, इसका रूप बता दूंगा कि कैसे हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब लिंकिंग वर्ब हो जाती है, ठीक। तो उसको समझते हैं, 1 मिनट के लिए इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। चलिए समझ लेते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब को, कि लिंकिंग वर्ब्स एक्सप्लेन करती हैं क्या, ए लिंक, एक जोड़ को एक्सप्लेन करती हैं। आप किस किस के बीच का जोड़, बिटवीन द सब्जेक्ट, अर्थात उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, एंड जो नाउन है और ऑब्जेक्टिव हम उसके पीछे प्रयोग कर रहे हैं उनके बीच एक लिंक को जोड़ती हैं। जैसे द फ्लावर्स आर ब्राइट, कैसे हैं, फूल चमकदार हैं। देखिए अब आप कहोगे आर तो हमने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी बताई थी हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये आर अभी किसी भी वर्ब की मदद नहीं कर रही है, ये आर यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, कहीं भी ऑक्सिलरी इसका नहीं कर रहा है कैसा भी। इसी प्रकार आई फील, मैंने महसूस कर रहा है, मैं फील कर रहा हूं कैसा, स्कैर्ड, डरा हुआ, ठीक। आई और स्कैर्ड के बीच में मैंने फील लगा दिया, तो फील यहां पर क्या होगी आपकी, एक लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो दो वाक्य में सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है और नाउन होता है उसके बीच में एक लिंक का काम करती हैं। और लिंकिंग वर्ब चाहे वो अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब को भी प्रयोग कर दोगे तो वहां पर वो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के रूप में काम करेगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। तो आप इसे ऑक्सिलरी वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। मेन वर्ब तो अलग होगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये होगी प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों ये थी आपकी वर्ब्स जो कंडीशन के हिसाब से मैंने टाइप किए थे। अब जब एडवांस इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये तो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी अपनी पुरानी ग्रामर, तो वहां पे हम वर्ब को केवल 2 ग्रुपों में बांट देते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। दोस्तों फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिन पे हमारे टेंस के नियम या रूल्स लग जाते हैं, वह तो होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होती है कि जब हम वर्ब के उसकी फॉर्म्स बदल दें, अगर प्ले के आगे हमने टू लगा दिया, टू प्ले हो गया, तो ये आपकी इन्फिनिटिव बन गई, है ना। अगर हमने यहाँ पे प्लेइंग करके इसको नाउन बना लिया, जैसे मैं बोल दूं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग एक नाउन के रूप में प्रयोग हो जाती है, वो हो जाता है आपका जीरेंड। फिर पार्टिसिपल, तो ये हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड को। नॉन फाइनाइट जब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से उसको, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कैटेगरीज उसको करके हम लोग अलग अलग करके वर्ब को समझेंगे। तो आज का चैप्टर में यही खत्म करता हूं वर्ब का। एक बार अच्छे से रिपीट करते हैं कि वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, किसी कार्य के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर उसके अंदर हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझा, इधर प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, एंड लास्ट में लिंकिंग वर्ब को भी समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फाइनाइट्स जितने भी हैं आपके इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरेंड, इनको समझेंगे और अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को खत्म करते हुए चलेंगे। और लास्ट में सॉरी बोलना चाहूंगा, वीडियो बहुत लेट में आता है, लेकिन क्या करें कंटेंट के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। चलिए विदा चाहूंगा आप लोगों से, जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।